एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, सच्चा सबसे अच्छा नाम से कमेंट है ये, कि आप अभी मौन में रहे हैं 2 महीना, अभी बाहर आए हैं 26 में, तो थोड़ा मौन के बारे में आप ये बताएं कि ये क्यों करना चाहिए, क्या इससे लाभ है, कैसे करना चाहिए, इस तरह का उनका कमेंट है। और एक और मित्र ने भी पूछा है कि जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, कृपया बताएं कि इससे कैसे निपटें ताकि ध्यान को भी जीवन में समय और स्थान मिल पाए। तो इन दोनों पर बात करते हैं। उन्होंने पूछा कि जीवन में अनेक परेशानियां हैं, तो एक बात तो इन मित्रों के प्रश्न से साफ ही है कि उपाय जो भी हम अभी कर रहे हैं, अब तक की हैं, वो सारे के सारे एक तरह से असफल ही सिद्ध हुए हैं या हो रहे हैं। तो अब हमें कुछ न कुछ नया करना ही पड़ेगा, ये तो साफ है। और मनुष्य मन की एक आदत है सीधी सादी हम सभी की कि वह किसी भी समस्या को एक तरह से बिना पूरा समझे ही एकदम से करने की आदत से ग्रस्त है। कुछ भी देखा सुना इधर उधर से और करना शुरू कर दिया, बात पूरी समझी नहीं और करने लग गए, फिर रिजल्ट बेचे आते हैं। किसी ने कुछ बता शुरू कर दिया और ऐसे मतलब मूड में रहते हैं जैसे बहुत जल्दी हो एकदम से कहीं कुछ फ़ौरन पाल लें। तो पहले तो हमें एक तरह से यही साफ साफ समझना होगा कि जीवन रोज़ रोज़ नया विकसित होता जा रहा है और उसके साथ साथ एडजस्ट करके चलने के जो हमारे तरीके हैं हमारे पास हैं, वो एक तरह से पुराने ही हैं। और मन जो कि एक तरह से जीवन का आधार है, नियंता है, संचालक है, हर बात का नियंत्रण करता है एक तरह से, तो कैसे उसे ही पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। हम तो अभी कुछ जानते नहीं, बस नाम मात्र कोई हैं। तो बाह्य जगत की तरह ही जैसे सब चीज़ें बाह्य जगत में अपडेट हो रही हैं, हम कर रहे हैं, और अपडेट होना कहो, उनका विकास को रोज़ रोज़ हो रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन हम भूल यहाँ करते हैं कि हम अपने मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, जो उनका एक तरह से कहो सॉफ्टवेयर है, पुराना माइंड सिस्टम है, उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है, वो जो हमारे पास हल हैं वो कोई सदियों पुराने, कोई 2500 साल का, 2000 साल पहला, कोई 500 साल पहला हम उनको यूज कर रहे हैं, जबकि हमारा माइंड वो बदल चुका है सारा का सारा। तो असली गड़बड़ तो एक भूल तो यहीं पर हो जाती है। और मन ही सारी चीज़ का मालिक है। और कंप्यूटर व मशीनों में तो एक तरह से हम सॉफ्टवेयर नया डालने में एक तरह जरा भी देर नहीं करते, और मन पर ठीक इसी तरह हमें उसमें भी काम करना होगा एक तरह से। और बड़ी सीधी बात है कि हमें पहले मन को थ्योरेटिकली, फैक्चुअल ढंग से, तथ्यगत रूप से समझना पड़ेगा उसकी क्या कमजोरियाँ, कैसे वो काम करता है। ठीक इस तरह से जैसे युद्धों में आपने देखा CID दूसरे के उसके बारे में सारी जानकारी नीचे नीचे जुटाती है, ऐसे ही मन के बारे में भी हमें जुटाना पड़ेगा। तो पहले समझो और फिर कुछ करो। मित्र पूछते हैं कि ध्यान के लिए समय कैसे निकालें। वो कह रहे हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा अधिक है, समय बचता ही नहीं, इसका ये मतलब साफ साफ। जबकि तथ्य ये है, सत्य ये है, फैक्ट, कि ध्यान प्राथमिक है। और यही बात हमारी समझ में नहीं आज तक आई। और यदि वह जीवन में आएगा तो ही पता चलेगा कि जिन्हें हम परेशानियां समझ रहे हैं उनमें आधे से ज़्यादा तो परेशानियां हैं ही नहीं, बस हमने मान रखा है, हमने उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ रखा है, देखा देखी। वो इसलिए हम मान रहे हैं कि हमारा सुख हमसे बाहर है, लोगों को देखा देखी। लोग कोई भी सच नहीं बता रहा, सब झूठ बता रहे हैं। जो सुखी हैं नहीं सुखी दिखा रहे हैं। उसी तरह से हम मान रहे हैं कि सब सुखी हैं, उन चीज़ों में सुख है जिनमें लोग दिखा रहे हैं। पैसे में है या इस बात में है कि लोग हमें जानने माने, एक तरह सम्मान दें, इसमें है। लेकिन जरा सा भी हम थोड़ा सा भी ये गहराई से पता नहीं लगाते कि जिनके पास ये सब है, जरा उनकी हालत को भी देख लो एक बार, बारीकी से देख लो, अब तो सब पता चल जाता है, ऐसा टेक्नोलॉजी का युग है। उनमें भी बहुत थोड़े जिनके पास सब चीज़ें, बहुत थोड़े सुखी हैं, बस वही जिनको के एक तरह से जीवन की समझ है या उन्होंने ध्यान किया है। और जिन्होंने सीखा है
अपने जीवन से, अपनी गलतियों से या दूसरों के जीवन से कुछ नया सीखा है, कुछ तथ्यपूर्ण फैक्चुअल सीखा, फैक्टपूर्ण, बाकी वहाँ भी अंदर अंदर सब परेशान है, वो स्थिति है। और जितनी परसेंटेज में इन लोगों में सुखी हैं, जिन्हें में समझते हैं कि वो सुखी हैं दिखाई देते हैं, इनसे ज़्यादा तो शायद उन लोगों में सुखी मिल जाएंगे जिनके पास ये सब इतनी सुविधाएं हैं भी नहीं, बस आवश्यकता पूर्ति की चीज़ें उनके पास बेचारों का, और कुछ भी नहीं है। तो फिर इन सब का एक तरह से होने का कोई ज़्यादा मतलब ध्यान के लिए नहीं बनता कि ध्यान में ये कोई अनिवार्य चीज़ें हैं। कारण तो सारा एक ही है, जो असली बात है जिस पर सुख निर्भर है, सफलता, शांति, विश्राम सब निर्भर है जीवन का, वो ये है कि हम जीवन को कैसे लेते हैं। हमारे लेने का सॉफ्टवेयर हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा ब्रेन, हम उसे कैसे लेते हैं। बात सिर्फ लेने पर है, बाहर की चीज़ों से नहीं कोई फ़र्क पड़ता। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें खुद ही समझनी पड़ेंगी। तो ये बातें तो जो हमने अब तक की है, तो एक तरह से हुआ बाहरी विश्लेषण कि भाई हम सुखी जीवन में कैसे रहें, मोटा मोटा सा। तो सूत्र तो सीधा एक ही है कि ध्यान को शुरू किया जाए, जिन लोगों ने नहीं शुरू किया, और जिद के साथ शुरू करें, क्योंकि शुरू में हमें नई चीज़ शुरू में जिद से के ही साथ शुरू करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी कारण से करें, किसी तरीके से करें। एक तरह से 21 दिन तक तो कम से कम शुरू करना ही पड़ेगा, एक तरह संकल्प से। फिर धीरे धीरे 21 दिन में हमारा मन किस चीज़ को मान लेता है, उनको स्वीकार करता है, और उसमें से रस भी आने लगता है, क्योंकि हर चीज़ का कोई परिणाम आता है, ध्यान का भी ऐसे आएगा। और हम थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे एक तरह से उसमें कुछ चीज़ें साफ होंगी, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जो जो ध्यान करेंगे उसमें विचार भी कम होंगे, अक्षमता बढ़ेगी देखने की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान के बाद ही शुरू होती हैं। और मनुष्य के जो दुख है असली एक तरह से, उसका तो एकमात्र कारण ही है कि उसे ये पता ही नहीं है कि उसने कितनी गलत और बेकार की और अनावश्यक चीज़ों को पकड़ रखा है। सबसे बड़ा फॉल्ट तो मूल यही है कि गलत चीज़ों को छाती से लगा रखा है, जो सच में ठीक है भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, और अपने प्राणों को पूरी तरह से उनमें कहीं कहीं फंसा रखा है कितनी जगह। तो सीधी बात है, यदि साधक को जागना है तो इन सब को तो एक तरह से क्रम से गिराना ही होगा। पहले दूर की चीज़ जो ज़्यादा बेकार हैं, अनावश्यक हैं, फिर नज़दीक की धीरे धीरे। और बड़ी सीधी बात है, ये जो हम बंधन की बात करते हैं, मोक्ष के, एनलाइटनमेंट की, मुक्ति की, तो बड़ी सीधी बात है, बांधा किसी ने भी नहीं है, हम ही चीज़ों को जोर से पकड़कर खुद ही बंधे हुए हैं। तो ध्यान को एक तरह से हर हाल में जैसा भी हो शुरू करना पड़ेगा, जो कर रहे हैं उन्हें और बढ़ाना पड़ेगा, उसका टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें और नई चीज़ें भी कुछ ऐड करनी पड़ेंगी। और लाभ पूछते हैं, मोहन वाले ने पूछा, तो लाभ तो यही है, सीधा सीधा के ऊर्जा का अपव्यय रुकेगा, शरीर में धीरे धीरे शक्ति बनेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में दोनों में सुधार मिलेगा। और जो एक तरह से निगेटिव विचार जो कि हमारे मन की वो है मेन आदत, 70% निगेटिव ही आती हैं, वो एक उसकी जीने की शैली है, आदत है, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होगी। अवेयरनेस के बढ़ने से व्यर्थता से बचेंगे, व्यर्थ चीज़ों को गिराएंगे, तो फिर सारी हल्कापन आएगा, चीज़ों को सही से देख पाएंगे। ध्यान तो एक तरह से ऐसा है जैसा माइक्रोस्कोप जैसा कि सूक्ष्म चीज़ें साफ साफ दिखने लगें, और गैर जरूरी चीज़ों की फिर हम छटनी करने में साफ होने लगें, साफ साफ सब चीज़ें दिखेंगी जीवन में। और जितनी चीज़ें गिराएंगे फिर जितनी कम होंगी उतनी और स्पष्टता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, चेतना पर बोझ कम होगा और वह हल्की होगी, और फिर मन के ढंग ढांचे को समझने में और ज़्यादा सक्षम होंगे हम। अभी हम थोड़े हैं, वो ज़्यादा हैं, हम लोड में हैं, दबाव में हैं बेमतलब की चीज़ों के। लेकिन ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इससे भी हमें आगे की और कुछ बातें जाननी है। यहाँ तक तो एक अच्छी दैनिक जीवनचर्या की ही बात हम एक तरह से कर रहे हैं, लेकिन यदि सच में जीवन को जानना है, स्वयं को जानना है, जीवन की गहरे सत्य को जानना है, तो फिर इन ध्यान के साथ भी मौन के छोटे छोटे प्रयोग तो एक तरह से शुरू करने ही पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे उनको बड़े करते जाना होगा। और उसको तो एक बात साफ कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मौन के लिए है, बाकी तुम्हारी किसी भी चीज़ के लिए नहीं, भले वे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। ये ओशो का स्पष्ट वक्तव्य कई जगह बार बार कहा। तो असली तो बात मौन है, और मौन में ही हमें पता चलता है कि शरीर भी हम ही है, मन भी हम ही है, आत्मा भी है, सब हम ही है। हमारा शिफ्टिंग अलग है, शरीर पर ज़्यादा है,
उससे भी ज़्यादा मन पर अपना अपने पर है ही नहीं, अपना जरा सा है। तो ये सारी चीज़ें वहीं एक तरह से पता चलती हैं। और मौन का लाभ लोग पूछते रहते हैं। मौन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जीवन की सारी समस्याएं मुझसे 90% तो बोलने से ही शुरू होती हैं। एक तो यही लाभ हुआ, 90% बेमतलब की झंझटों से तो वैसे ही बच गए। तो एक तरह से ध्यान करना है, और ध्यान भी हमारे अंदर एक तरह से मौन को पैदा करने का कहो, मौन की महत्ता समझने का, समझाने का, उसको दिखाने का। ध्यान उसे दिखाता है मौन की महत्ता को। मौन ही ध्यान में भी घटते हैं सब में, शुरू में हल्का फिर ज़्यादा। उसे दिखाने का एक साधन मात्र ही है। मौन में ही अगर प्रकृति को देखो, सारे निर्माण, सारे विकास या जागरण जो भी कुछ है सारा उसी में शुरू होता है। व्यक्ति में भी, वैज्ञानिकों में भी, प्रकृति में भी, सब सर्जन चुपचाप मौन में ही चल रहा है। और सारा हमें होने के बाद पता चलता है प्रकृति में धीरे धीरे चीज़ें बन जाती हैं। अपने जीवन में देखें, भोजन करते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर सोते हैं, तभी उसका सारा अंश हमारे शरीर का हिस्सा बन पाएगा, वरना तो नहीं। नींद प्रकृति का एक तरह से अपना ढंग है हमें मौन में भेजने का। उसे तो अपना वंश चलाना है, उससे फालतू हमारे उससे कोई जागरण से कोई मतलब नहीं। उससे तो शरीरों को चलाना, शरीरों में से और आगे शरीर निकालने हैं। ये स्थूल मामला, ये उसका सिस्टम है। नींद उसका एक मौन का ढंग है। लेकिन हमें प्रकृति से बाहर जाना तो हमें कुछ अलग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जागरण थोड़ा सूक्ष्म बात है, अलग है। और सूक्ष्म बातें अगर समझनी ही होंगी तो चेतन रूप से हर काम करना होगा। दुख आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, वो इतनी सस्ती नहीं जाती। यदि चेतन रूप से उनसे गुजरेंगे, उन्हें झेलेंगे बार बार, तो ही उनसे मुक्त होंगे। वरना जन्मों जन्मों झेलते रहो, अचेतन रूप से झेलते रहो समस्याएं, वो कभी खत्म नहीं होंगी। झेल लो, फिर उनकी जड़ों का पता लगा, धीरे धीरे अगली बार और कम होगी, फिर और कम समस्या आएगी, फिर एक दिन खत्म हो जाएगी। तो सारी चीज़ें चेतन रूप से ही झेलनी पड़ेंगी। और चेतना का कहो, विकास का कहो, होश का कहो, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान ही से शुरू होगी। बाद में फिर मौन उसी में ऐड करना होगा। और मौन और एकांत का एक सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा जो है, इस अगले स्टेप पर अगर हम सोचें, अब तक हमने स्थूल फायदे किए, स्थूल बातें की मौन की, ध्यान की। तो मौन एकांत में बस दो हैं सिर्फ, मैं और मेरा मन, तीसरा कुछ नहीं। शरीर का भी इतना वहाँ वो नहीं रहता। हम दो का या आमने सामने है, मैं क्या करता हूँ, मन क्या करता है। और तभी उसी स्थिति में सही में हमें अपनी और मन की दोनों की सही स्थिति का पता चलता है, और दोनों की सही ताकत का भी पता चलता है। माँ दो ही हैं, तीसरा है ही नहीं। बाहर कितनी बातों करो हवाई, उससे क्या होता है। और ज्यों ज्यों मौन की एकांत की लंबाई बढ़ती है एक तरह से, त्यों तो नई चीज़ें हमारे मनस पटल पर अंदर ऑटोमेटिक रूप से प्रकट होती रहती हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। और वो फिर धीरे धीरे समझ में भी आने लगती कि इनका मतलब क्या है। इसके साथ ही साथ ये मामला सूक्ष्म है थोड़ा। हम बाहरी जीवन में भी देखें तो वैज्ञानिक, अगर अपने अतिरिक्त भी बाहर देखें, जितनी सूक्ष्म चीज़ें हुई हैं जीवन में घटी हैं, वैज्ञानिकों को, लेखकों को, चिंतकों को, कवियों को, तो सब भी एक तरह से मौन एकांत का ही उन्होंने सब ने सहारा लिया, शुरू से आज तक। कभी देख लो, मौन के समय में ही सब चीज़ें आती हैं जो आप जानना चाहते हैं। जो आपकी समस्याएं अलग, सबकी अलग अलग होती हैं। हमारी जागने की, आत्म जागरण की है, अपने को जानने की है। तो एक तरह से सारी समस्याओं का, बाधाओं का, जो रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं, जो उद्देश्य तक जानने में से संबंधित नई प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो हल हैं या विकल्प, वो सारे मौन में ही सामने प्रकट होने लगते हैं। कई कई विकल्प, एक समस्या के कई समाधान। और एक साधक को उन सबको जैसे ही मौन से बाहर आए, उनको एक तरह से लिख लेना चाहिए। वो चूँकि हमारा मन भूल जाता है, हम दोबारा जब भी वो समस्या आएंगे उनका फिर एक तरह से चेतनगत रूप से या कॉन्शियसली को उनको एक तरह से हम फिर दूर कर सकते हैं। वरना बाद में एक तरह से फिर जैसे मन तो चलेगा, हमेशा तो एक स्थिति में रहता नहीं, और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, मिल जाएंगे सब। दूसरी बात, लोगों के बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने अनुभव करो, सीखो,
सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, अपने अनुभव पर विश्वास करो। लोग तो बस सलाह दिए चले, सलाह और सुझाव देने को सब तैयार बैठे, जरा छेड़ दो, हर आदमी एकदम से तैयार है। उन्हें कोई थोड़ा सुनने वाला चाहिए, एक तरह से हर आदमी रेचन करने को तैयार है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो है कि वो लोग सलाह देते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने कभी मौन किया ही नहीं। मैं मिलता हूँ बहुत लोगों से जिन्हें कभी मौन किया ही नहीं, उस तरफ सोचा तक भी नहीं। कोई कुछ चीज़ों से गुजर के कहे तो बात समझ में भी आती है, भाई ये गुजरा है, इसे भी कुछ पता होगा। लेकिन लोग तो वैसे ही कहते रहते हैं। तो एक तरह से हमेशा उन लोगों को सुनो जो अब आपके फील्ड में काम कर चुके हों, भले ही वो असफल रह गए हों, वो एक अलग मैटर है। असफल या सफल दोनों तरह के लोगों के पास एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है, एक तरह से हवाई बातें नहीं होती उनके पास। कितनी बार मैंने देखा लोग उसको कहते हैं कि मौन में विचार तो रुकते ही नहीं पूरे, क्या फ़ायदा जी जब रुकते नहीं, कम ज़्यादा तो चलते ही रहते हैं। तो ये इस तरह के लोग निगेटिव होते हैं, कभी उन्होंने रुक कर जीवन के बारे में सोचा नहीं। उनको हमेशा इस तरह के लोगों को अवॉइड करो, बचो, उनसे दूर रहो। हम इतना भी नहीं जानते, मतलब कॉमन बात है कि भाई भौतिक कामों में हम बाहरी जगत में भौतिक में वर्षों में अपना काम धंधा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। 20 साल तक पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, 5-7 साल से पहले कोई धंधा नहीं जमता, कोई वो नहीं। अध्यात्म में हमें सारी की सारी चीज़ें रेडीमेड चाहिए, फटाफट चाहिए, तैयार। तो उसका सिर्फ एक ही बात है कि सच में हमें वो चाहिए ही नहीं। अगर ऐसी बातें हम पकड़ लेते हैं तो सच में वो हमें चाहते ही नहीं। ये भी हमें कन्फर्म करना चाहिए, सर हमें चाहिए भी नहीं, या सिर्फ जानकारी चाहिए, बातें ही चाहिए अध्यात्म के बारे में, अपने को जानने के बारे में, जबकि मन ज़्यादातर बातों से ही हमें संतुष्ट करता है। तो इसी तरह से ये सारी बातें आती हैं एक तरह से साधक के जीवन में, ये सारी चलती रहती हैं। लेकिन अगर प्यास सच्ची है तो हम सब जानते हैं सफलता निश्चित है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, फैक्ट है। फील्ड कोई भी हो, बाहर का हो, अंदर का हो, तो ये तो सफलता सुनिश्चित है, बशर्ते प्यास सच्ची है। सब चीज़ें अस्तित्व अपना आप करता है, आपका इंतजाम, आपको प्यास चाहिए बस। तो मैं थोड़ा सा और कुछ बातें भी मौन के बारे में मित्र ने पूछा है, उनको बताता हूँ। और वो ये है कि मौन में ही आप उस फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता। इसमें 3 चीज़ें जीवन में, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। यानी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसमें वाइब्रेशन है, कंपन है। वाइब्रेशन सारा अस्तित्व भी कँप रहा है, हम भी अंदर से, एक सेल हमारी कँप रही, जो अरबों खरबों सेल्स हैं, मन कँप रहा है, सब कुछ कँप रहा है। और फिर एक फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकंड में कितनी बार कँप रही है। ये 3 चीज़ें हैं, ये जीवन का आधार है साइंटिफिकली। ये साधकों को अंदर जाकर सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसमें क्या होता है मौन में कि धीरे धीरे जहाँ पर हम और अस्तित्व का जो केंद्र की फ्रीक्वेंसी, एक तरह से जब वो दोनों मैच होने लगती हैं, पास पास आने लगती हैं, तो अस्तित्व और हम एक जैसे होने लगते हैं। और फिर अस्तित्व हमें कई कई ढंगों से कुछ चीज़ें बताने लगता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। पहले चित्रों से देता है, फिर चित्रों को डिकोड करना पड़ता है, विचारों को भी डिकोड करना पड़ता है, फिर विचारों से नंबर 2 पर। और फिर यदि और आप फ्रीक्वेंसी से मैच हो गए और आगे मिल गए दोनों केंद्र, अस्तित्व का केंद्र की फ्रीक्वेंसी और हमारी, तो फिर एक तरह से इस तरह की चीज़ आती है। उसे फुसफुसाहट भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी फुसफुसाहट है, बहुत अति ज़्यादा सूक्ष्म है। फिर पता लगा कि वो जो आ रही है वो बिल्कुल वही ठीक है, वहीं से हमें मार्गदर्शन मिलने लगता है। यही सच में हमारे लिए सिर्फ यही सच होता है, और बाकी कोई इतना निश्चित सच नहीं होता। और भी सच होते हैं, लेकिन ये एक गारंटीड बात है जो उस समय में आती है, ये पूरा सच है। और बाह्य गुरु तो कोई भी हो आपको, जो सच में गुरु है, वो तो आपको तैयार करके खींच खांच कर यहाँ तक लाने का एक तरह से काम करता है। असली बात तो आपके और परमात्मा के बीच की यहाँ से शुरू होती है, उसका काम यहाँ तक है, किसी तरह आपको खींच खांच कर यहाँ तक ले आए। क्योंकि परमात्मा ने आप जैसा कोई बना नहीं, आप और परमात्मा के बीच की बातें हैं। वो एक चीज़ को दोबारा बनाता ही नहीं, आपकी विधि अलग होगी, किसी की कभी नहीं रही, बस आपको यहाँ तक आना है, वो आपको आपकी विधि वहीं पर मिल जाएगी। इसीलिए उसे अनंत कहते हैं कि उसके यहाँ सब कुछ अनंत है। और ये भी साथ में कहा जाता रहा है पुरानी किताबों में कि अनंत को पाने के अनंत ही मार्ग हैं, होने भी हैं, क्योंकि हम भी उसी के पार्ट हैं।
तो यहाँ तक आना है। जब इस लेवल पर आ जाएंगे फिर हमें अपने मार्ग का खुद ही जरा सा मार्ग चाहिएगा। मार्ग होता भी नहीं, लेकिन वो जरा सा है, जो भी हो वहाँ फट मिल जाएगा और वही आपके अनुकूल होगी। वो जरा सी विधि यहीं पर मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी, वो और किसी की नहीं होगी। ना किसी के लिए कभी पूरी काम करेगी, ना आप उसे पूरी तरह दूसरे को समझा भी नहीं पाओगे। तो साधना है कि तो सच में अगर देखें तो दो ही चरण हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूरा परेशान होते हैं, प्यास होते, तो परमात्मा हमें सुनता है। और जब हम फिर गहरे मौन में चले जाते हैं, एकांत में, तो फिर वो बोलता है और हम सुनते हैं। दो ही स्टेप हैं, तीसरा ही नहीं। हालांकि बहुत स्टेप है, बात हम भी करते हैं, होते हैं, लेकिन सच में मोटे तौर पर दो ही हैं। मौन उसकी भाषा है, उससे जुड़ना है तो उसकी भाषा सीखनी ही होगी हर हाल में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हमें एक तरह से समझनी होंगी। और मौन में कई एक तरह से हमें विकल्प मिलते हैं। असली फ़ायदा है वो तो मैंने अभी अंतिम बात बताई। जो रास्ते में बहुत से विकल्प हमें मिलते हैं, उनमें से फिर होता क्या है कि जो हम श्रेष्ठ विकल्प हमारे लिए होता है एक तरह से, उसे हम सारे के सारे को उसको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेंगे, अंकित कर लेंगे, चुन लेंगे, या फिर बाद में कहीं बाहर लिख लेंगे। और चूंकि हम अपने को जान लेके मौन में होते हैं, तो मौन में ही सच में पता चलता है कि हमारी बेहोशी, यांत्रिकता या अज्ञानता को दूर करने की जितनी भी विधियाँ या उपाय हम आज तक कर रहे हैं या लोग हमें बता रहे हैं, सच में वो हमारे मस्तिष्क की ही बस एक खुजलाहट भर है। लेकिन मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं, वहाँ से गुजरना ही पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। वरना तो इस जीवन में, जगत में अगर सच में पूछें तो सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, हल करने जैसा भी कुछ नहीं है। क्या हल करोगे यहाँ, क्या हल हम कर सकते हैं? ऑल इज वेरी वेल एंड कंप्लीट, लेकिन समस्या ये कि हमारे पास एक श्रेष्ठतम मस्तिष्क नेचर ने हमें दिया, प्रकृति ने दिया है। तो फिर तो उससे सोचना तो बनता है ना, वो तो सोचेगा, उसका काम है। और सोच सोच कर ही तो हमें पता चलता है कि कुछ इससे ज़्यादा नहीं, सोचने से पूरा हल नहीं होता, एक सीमा तक ही हल होता है। ये कुछ 100% सही तरीका नहीं है, सोच सोच कर ही पता चलता है। ये कुछ और इससे भी अच्छा तरीका है, वो ढूंढना पड़ेगा, वो करना होगा, उसे जानना भी होगा, उसको समझना भी होगा। और इसी स्थिति में अगर पता चलता है कि यहाँ पर सभी कुछ कंप्लीट है और इसी पूर्ण के सहारे एक तरह से जो सारा अस्तित्व पूर्ण है, बिल्कुल शांत पूर्ण, सब ऑटोमेट है, कोई वहाँ कुछ है ही नहीं हल करने जैसा। और चूंकि हम भी उसके हिस्से हैं, हम भी उसी के साथ धड़क रहे हैं, तो हम ही क्या हल करेंगे, क्यों करें अमल? हम भी पूर्ण हैं, हम किसी क्यों हल करें? क्या होता है हल करने से? क्या हल कोई आज तक कर पाया है? एक चीज़ हल करो, जीवन की करो, भौतिक की जगत की करो, वैसी 2 समस्याएं और आगे पैदा होती, उनको हल करो, फिर 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी। कौन क्या हल कर पाया है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में ही पता चलती है, मौन में ही, यहीं पर पता चलता है, मौन एकांत में, कि ध्यान भी सच में, ये ध्यान भी और प्रयासों की तरह एक प्रयास भरी है, लेकिन मजबूरी है। मकान पर जाना तो सीढ़ी का उपयोग करना होगा और फिर सीढ़ी छोड़नी भी होगी। ध्यान ऐसा ही है, इसके बिना नहीं गति होगी, लेकिन अंत में जाकर एक स्थिति है कि फिर ये भी छोड़ना पड़ेगा। और भी बहुत बातें पता चलेंगी, कुछ चीज़ें में फिर ज़्यादा कोई उलझ ना जाए। ध्यान में, गहरे सद्भाव में या सच्ची भक्ति में या गहरी प्रज्ञा में, बहुत गहरी समझ में जो हमें एक शांति मिलती है, एक विश्राम मिलता है, एक स्थिरता मिलती है, और फिर बाद में वो सब क्यों गायब हो जाती है? मन चल जाता है, क्योंकि मन के चलते फिर वो ट्यूनिंग नहीं रहती हमारी स्थिति से। लेकिन मौन में यह सब बिना कुछ किए ही लगातार सहज रूप में चलता है। ये सब सारा का सारा जो एक तरह से मामला है, ये सारा का सारा उपलब्ध हमें है, ऑलरेडी है। तो यही बातें हैं सोचने की। यहीं पर एक अवेयरनेस आती है, एक सहज अवेयरनेस, एक सहज इंटेलिजेंस हमें वो होती है। इस तरह की होती है। मैं एक उदाहरण से समझाऊं
आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद मैंने भी किसी वीडियो में बताया। आपने बाज को देखा होगा, बाज बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। बाज सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एक तरह पक्षी माना जाता है और बहादुर। लेकिन कुछ उससे भी बड़े उस्ताद होते हैं, कौवा टाइप जो चालाक होते हैं, वो उसको जब भी फंसता है उसकी पीठ पर बैठ लेते हैं और बैठकर ऊपर आसमान का मज़ा फ्री में लेते हैं, आते हैं और उसको चोंच भी मारते हैं, पकड़ भी लेते हैं। लेकिन वो इतना शांत रहता है, कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता और उनको धीरे 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 लेकर ऊपर उड़ना शुरू कर देता और ऊंचाई पर चला जाता है। वो परेशान करता रहता कौवा वगैरह, और वो कुछ नहीं, सब झेलता रहता, शांत है बिल्कुल। और ऊपर उसका तो रोज़ का काम है उतनी ऊंचाई पर जाना, और वहाँ ऊपर जाकर ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब जो ऊपर पक्षी बैठा है, सांस तो लेना पड़ेगा, वो ले नहीं पाता, फिर वो गिरने लगता है। बाज अभ्यस्त है, वो अभ्यस्त नहीं है और वो गिरेगा, और जैसे ही गिरेगा वो उसे दाब लेगा, वो चलेगा, वो उसका शिकार का काम भी करेगा, या नहीं भी करेगा तो बेहोश होकर नीचे गिरेगा। तो ये क्या है? ये एक सहज इंटेलिजेंस है, ये जो शांति में, सहज में, विश्राम में एक तरह से घटित होती है। और बड़ी सीधी बात है, थोड़ा अपने को समझो, बाहर जो हमारी चेतना हम बह रहे हैं लोगों में, समाज में, दुनिया में, बहुत इधर से थोड़ा करो। इसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, नया कोई सुधरता है ना कभी सुधरा है, पता नहीं कितने आए और गए। अपने को सुधार लो, ये भी एनफ से ज़्यादा है, पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। अगर हो जाए काम, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये इतना बड़ी वो नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बस ध्यान इधर है, पूरी प्यास नहीं है, इधर वो नहीं है। तो इसलिए सारा का सारा, सारी दुनिया की समस्याएं हल करने से अच्छा, वो एक कहावत आपने सुनो कि सारी दुनिया की सड़कों को साफ़ करने से अच्छा, उन पर कांटे कील हटाने से अच्छा अपने जूते मजबूत बना लो और चलो उन पर, ताकि वो कुछ चुभे ही ना वहाँ पैरों में। तो अपने ही जूते बना लो बस मजबूत, और चक्कर में ना पड़ो ज़्यादा, क्योंकि जीवन थोड़ा है, काम ज़्यादा है। तो आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी किसी मित्र को कुछ पूछना हो, फ़ोन से पूछ ले, कमेंट से पूछ ले। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सभी मित्रों को मेरा